से खास पेशकश चर्चा चर्चा के तहत आज उस विषय पहले जब एक आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल नामक शख्सियत ने अपने साथियों के साथ मिलकर आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव से जिस प्रकार का प्रदर्शन एक शख्स जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान पहले ही चुनावी प्रयास में जिस कदर सीटें ही नहीं ले गया, बल्कि अपने कट्टर विरोधी राजनीतिक दल के साथ मिलकर सरकार बनाने में भी सफल हो गया, तो निश्चित रूप से लोगों को चौंकना ही था। लोग चौंके। सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली, फिर चुनाव हुआ और उस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इतिहास रच दिया। दिल्ली की 70 सीटों में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नाम पर 67 सीटें जीत पाने में कामयाब रहे और जिस कांग्रेस की 15 साल से सरकार थी, वो कांग्रेस पार्टी एक अभी वो सीट भी नहीं जीत पाई। ये विधानसभा चुनाव का परिणाम था। जब नरेंद्र मोदी का करिश्मा चरमोत्कर्ष पर था, अमित शाह रणनीतिकार के तौर पर पूरे देश में दिग्विजय का घोड़ा दौड़ा रहे थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुल जमा 3 सीटें ला पाई। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ही चौंकाने वाला प्रदर्शन करती रही। फिर चुनाव हुए, कमोबेश अपने प्रदर्शन को दोहरा पाने में तब भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सफल हुई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सफर। अपने आप को कट्टर ईमानदार करार देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके राजनीतिक दल पर तमाम किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए। आरोपों का यह सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने धारावाहिक रूप से चलाया और उसमें एक बड़ा आरोप उभर कर आया, वो था तथाकथित रूप से शराब घोटाले। बताया गया कि कोविड काल में अरविंद केजरीवाल रही है, उसमें बड़े पैमाने पर लेन देन है। अपने आप को कट्टर ईमानदार करार देने वाले लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने राज्य शासन को, राज्य कोष को बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति पहुंचाई है और इसके संदर्भ में शिकायत किसी और के द्वारा नहीं थी। सरकार के ही मुख्य सचिव खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास शिकायत लेकर पहुंच गए, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। उपराज्यपाल जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने देरी भी नहीं की, सीबीआई के हवाले जांच कर दी। सीबीआई ने इस मसले पर जांच शुरू की और कुछ समय बाद ही अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया को एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 1.5 साल मनीष सिसोदिया ने जेल में काटा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। केजरीवाल के बाएं हाथ समझे जाने वाले संजय सिंह जो सांसद है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वो भी तकरीबन 6 महीने जेल काटे। आखिरी में आंच इस घोटाले की अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची और मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा और जेल में तकरीबन उन्होंने भी 6 महीने काटे, 177 दिन। सीबीआई के जांच के साथ साथ ईडी ने भी जांच शुरू कर दी थी और दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को हिरासत में लिया। नतीजा कुल मिलाकर आखिरी में यह आया कि जब साल भर पहले विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को ही शिकस्त का सामना करना। सत्ता से पार्टी गई और विधायक पद जीत पाने से अरविंद केजरीवाल भी नाकामयाब। माना जा रहा था कि अब आम आदमी पार्टी का सितारा अस्त हो रहा है, पर आज एक चौंकाने वाली घटना हुई। जिस शराब घोटाले के आधार पर अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी निशाने पर थी, आम आदमी पार्टी की साख निशाने पर थी, आज सीबीआई के आरोपों के संदर्भ में अदालत का फैसला आया और इस अदालत के फैसले में न केवल अरविंद केजरीवाल सभी 23 आरोपियों को बाकायदा बरी कर दिया गया, बल्कि साथ साथ सीबीआई पर भी गंभीर सवाल उठा दिए गए। जो आरोप थे उन्हें फिल्मी कहानी करार दिया गया। मानो यह स्पष्ट तौर पर अदालत का निष्कर्ष है कि कुल मिलाकर आरोपों के संदर्भ में कोई पुख्ता सबूत जांच एजेंसी प्रस्तुत नहीं कर पाई। जांच एजेंसी ने जितने भी आरोप लगाए उनके संदर्भ में कोई तथ्यात्मक सबूत उसके पास नहीं थे।
अरविंद केजरीवाल की किसी भी मामले में संलिप्तता जाहिर कर पाने में जांच एजेंसी नाकाम रही। और ये सारे मामले के संदर्भ में जो अदालत के निष्कर्ष हैं वो पूरी सुनवाई के बाद नहीं है। जब चार्जेस फ्रेम होने थे उसी समय पर अदालत ने 23 लोगों को बाकायदा बरी कर दिया। तय बात है कि इसकी तीखी प्रतिक्रिया होनी। अरविंद केजरीवाल जबरदस्त हमलावर हैं, कैमरे के सामने आंख में आंसू हैं और जुबान पर आग। वो करार दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इसके पीछे भाजपा थी, मोदी सरकार थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो सीधे निशाने पर ले रहे हैं कि आपने ये अच्छा नहीं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि अब चुनाव करा लीजिए, अगर 10 सीटें भी भाजपा पा जाए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो राजनीति छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने हथियार नहीं डाले हैं। कुछ घंटे नहीं बीते इस फैसले के आने के खबर आई कि सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है और निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगाने की उसने मांग की है। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब स्थिति की शिकार है। अदालत पर सवाल उठा नहीं सकते हैं और इस फैसले को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। भाजपा के लोग अभी बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी है ये कह रहे हैं। निष्कर्षों के प्रति अपनी सहमति तरीके से लेकिन सवालिया रूप में व्यक्त कर रहे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बेदाग केजरीवाल, सीबीआई पर सवाल, यह तो हमारा मूल विषय है ही। साथ ही आम आदमी पार्टी की सियासत अब क्या रहेगी यह भी हमारी चर्चा का विषय है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मसले को लेकर क्या सोचती है ये भी हमारे जानने का विषय है। तो आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आज 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ नीतीश चौरसिया हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरसे बाद उन्हें मौका मिला है कुछ अच्छा अपने संदर्भ में कहने का, कुछ खराब सामने वालों के लिए कहने का। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, नाजुक समय पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का साहस वो इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हैं। 2 बिल्लियों के बीच लड़ाई में बंदर रोटी खा गए, ये कहानी हमने कई बार सुनी थी। पर 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई में तीसरा राजनीतिक दल क्या पा सकता है ये हम अजय उपाध्याय जी से समझेंगे। इन सबके बीच में कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध अधिवक्ता राजेश राय जी हैं और साथ ही खरी खरी कहने के लिए संदीप चौधरी जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, स्वतंत्र पत्रकार है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यूं तो हम नीतीश चौरसिया जी से कर सकते हैं, पर करेंगे हम आलोक वत्स जी से। भाजपा की प्रतिक्रिया इस समय हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। तो आलोक जी के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आलोक जी को मदद रहेगी अपनी बात कहने में, सुनिए। सत्य की जीत हुई। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। आम आदमी देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। जी आलोक वत्सी, ऐसा तो नहीं आप तो इस बात से आनंद में हैं, ठीक छूट गए ना, क्या दिक्कत है? आरोपों में छूटे, कुर्सी से तो पहले ही छुटा लिया आप, कुर्सी थोड़ी वापस मिलने वाली है, लक्ष्य पूरा हुआ। क्या कहते हैं आलोक जी? कुर्सी हिमांशु जी हमने नहीं छुड़ाया, कुर्सी जनता ने छुड़ाया। जी कौन होते हैं किसी का कुर्सी
से आने वाले। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज के संदर्भ को देखकर मैं यही कह सकता हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि उसमें सबूत नहीं थे इस तरीके के जिस पर उनके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम करने का मामला बनता हो जी। लेकिन मैं बड़ा हतप्रभ हूं कि फिर ये इतने देर जेल में क्यों रहे। क्या कोर्ट को ये कोर्ट के संज्ञान में था कि वो जेल में है? और इतना लंबा खींचने के बाद देखिए, इसका हम जो कुछ भी कर लें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ तो आम आदमी पार्टी को मिल गया, क्योंकि जनता में परसेप्शन मैटर करता है जी अब वो परसेप्शन से ही चीजें बिल्ड होती हैं और चीजें गिरती हैं। जी। ये परसेप्शन बिल्ड हो गया है कि केजरीवाल और उनके साथ एक आदमी को थोड़ी परी किया है जी। करीब 23 लोगों को बरी किया है। तो और दूसरी चीज, सीबीआई की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है जी। याद होगा आपको, कांग्रेस के समय में एक टिप्पणी था हाईकोर्ट या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का, इट इज अ केज्ड पैरेट। जी, पिंजरे में बंद तोता। लगता है वो बात उनके ऊपर पूरी तरीके से लागू होती है। अब ज्यादा इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो तो राजेश राय जी बताएंगे। नहीं, राय जी जब बताएंगे जब हम उनके पास जाएंगे, अभी तो आपसे समझना रहता है। आपने कहा कि देखो माहौल तो बन गया, और आप क्या कहते हो, आपका तो काम पहले ही बन गया भाई। पहले आप एक ईमानदार समझे जाने वाले राजनेता और ईमानदार समझे जाने वाले राजनीतिक दल को बेईमान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा कि इतने दिन जेल क्यों रहे, तो इतने दिन जेल रहे, आपका काम बन गया। जिस आम आदमी पार्टी को आप हिला नहीं पा रहे थे पिछले 3 चुनाव में, उसे आपने ढहा दिया इस विधानसभा चुनाव में। क्या कहते हो आलोक अवस्थी? सही है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा जी कि परसेप्शन मैटर्स इन पब्लिक स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, और ये परसेप्शन जो बिल्ड हो गया कि ही पीप, वो चोरी के इल्जाम में गए हैं, गड़बड़ी के इल्जाम में गए हैं, इसका एडवांटेज तो मिला ही भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है जी। और इसी के कारण संभवतः हमारी जीत भी हो गई और जबरदस्त जीत हुई जी। वो तो 22 सीट पर ही आके सिमट गए जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीट से जीतते थे जी। उस संदर्भ में तो है ही। तो आपको कोई ग्लानि वगैरह है कि किस दिशा में हम देश की राजनीति को ले जा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप की, एक घोटाला हुआ नहीं तो भी हम उसे घोटाला के तौर पर बनाने की कोशिश किए। सरकार के मुख्य सचिव भी उसमें औजार बन गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उसमें भागीदार हो गए, और कुल मिलाकर एक निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कैसे करें इसके संदर्भ में गवर्नर भी उसमें भागीदार हो गए, और कुल मिलाकर एक निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कैसे करें इसके संदर्भ में एक सुनियोजित षड्यंत्र हो गया। क्या कहते हो आलोक अवस्थी जी? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, ये कलयुग है और इसमें जो नैतिक मापदंड है वो प्रत्येक व्यक्ति का, व्यक्ति से औरत मर्द सब आते हैं इसमें जी। बहुत निचले स्तर पर आ चुका है। यही लोग तो पार्लियामेंट और विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं या कहीं, और जो एक प्रक्रिया चली है इन लोगों के द्वारा, जो लोग संवैधानिक सीटों पर जाते हैं और उनका आचरण जो टिल्टेड हो जाता है, वो भी एक बहुत गंभीर लोकतंत्र के लिए खतरे वाली निशानी बन रही है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को इस तरीके से प्रदर्शित किया है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो गवर्नर के पद पे हो, चाहे किसी और पद पे हो। ये सब चीजें विगत कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से होने की कवायद हुई। अब ये चरम पे चला गया है एंड द पब्लिक नोज इट।
हम लोग दिन रात पब्लिक में डिबेट में रहते हैं, दिन रात पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में भी रहते हैं, तो ये बातें अब पब्लिक से भी छिपी हुई नहीं है। आलोक अवस्थी जी के संदर्भ में मुझे समझना मुश्किल हो रहा है, वो आज के फैसले से आहत हैं या पिछले कुछ दशकों से देश की सियासत की हालत से ज्यादा आहत है। आलोक अवस्थी जी का दर्द कहीं ना कहीं से फूट रहा है, उस दर्द को हम आगे और उभारेंगे, पर अभी नीतीश चौरसिया जी के पास चलते हैं। वो एक फिल्म में डायलॉग था, खुश तो तुम बहुत हो गए आज। क्या कहते हो नीतीश जी? सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपको और आपके समस्त दर्शकों के साथ साथ सभी आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को मेरा नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज अपनी न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूंगा। और अपनी बात, बड़ी मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, मगर मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। मैं आपके चैनल पे देखिए, जो चीज अच्छी हो उसे कहना भी चाहिए। मैं सुन पा रहा था अभी आलोक अवस्थी जी को, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता को चाहने वाले लोग बेशक बहुत होंगे, बट ईमान बेचने वाले लोग ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ बचे हुए हैं। आलोक अवस्थी को की बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो, उनके अंदर वो ईमान है। जिस तरीके से विवादी से उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक द्वेषा, राजनीतिक हित के लिए हर वो प्रखंड एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक ईमानदार छवि के नेता को और एक देश के उज्जवल भविष्य के, देश की उन्नति को ले जाने वाले भविष्य के नेता को का जो समय खराब किया, जो छवि खराब की और उनका मनोबल जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें जितना मैं आहत हूं, मैं देख पा रहा हूं, आलोक जी भी उतने ही आहत हैं। और देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा एक संदेश है। और नहीं, लेकिन संदेश तो, लेकिन रुकिए नीतीश जी, देखो ये जो फैसला आया है ना, ये सर्वोच्च अदालत का नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया है। जो कानूनी प्रक्रिया उसकी सबसे निचली अदालत ने एक फैसला दिया है। और देखो, घंटों भी नहीं बीते हैं, उस आदेश पर रोक लगाने के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशाग्र प्रवक्ता समझे जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका आपने बयान सुना? हमने एक छोटा सा हिस्सा उसका सुनवाया था। मैं कहा कमाल है, इतने सिम नष्ट किए, भूल गए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर वाकई इतना कुछ भी नहीं था तो चार्ज फ्रेम क्यों होने देते उस समय पर? तो क्या कहते हैं, डर लग रहा है, घबराहट है या निश्चिंत है? यह फैसला ही अंतिम फैसला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में एक चीज बता दूं जी, कि आप इनको जितना भी झुकाना चाहो जी, ये झुकने वाले नहीं है जी। और शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की चाह रखते थे। और जितना आम आदमी पार्टी को आप दबाओगे अपनी कूटनीतियों से, कुनीतियों से, उतनी ही आएगी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जो ये सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, चूंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बड़ी अच्छी कहावत है जी। जब आपके पास कोई टिप्पणी नहीं हो, मैं अब हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ लॉ के जानकार हैं, मैं अगर गलत हूं तो थोड़ा सा मुझे करेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इतना अच्छा पावर दिया हुआ है देश के संविधान ने कि अगर उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी त्रुटि या कोई भी दिक्कत आती है जी, वो कोर्ट से मदद लेके, उसके पास इतना अधिकार है कि वो देश के सर्वोच्च व्यक्ति से भी जो चाहे इंफॉर्मेशन लेने की उसके अंदर अनुमति है। और देश ही नहीं, विदेश तक की भी उसके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको अधिकार दिया है देश के संविधान ने, देश के कानून ने जी। दूसरी बड़ी प्रमुख बात, आपको ध्यान होगा मनीष सिसोदिया जी का जब ट्रायल चल रहा था, जब बेल की सुनवाई चल रही थी जी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये ट्रायल में जाए कोई केस, जो आप हमारे सामने तथ्य रखते हो, अगर ये ट्रायल में जाए तो टिकेगा भी नहीं जी। शायद आपको ये शब्द याद होंगे, ये कोर्ट याद होगा माननीय न्यायालय का, हाईकोर्ट का, बेल सुनते के दौरान जिस समय मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली एक्साइज के मामले में इसकी सुनवाई चल रही थी जी। ये उसी समय क्लियर हो गया था कि ये मामला अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
जी ये मामला जल्द ही ट्रायल में आएगा और वहां चीजें स्थगित होंगी। अब मैं आता हूं तीसरी प्रमुख बात पे। जी कि जिस प्रकार से पूरे प्रकरण में एक एविडेंस होता है एडमिशनेबल एविडेंस, एक होता है इनएडमिशनेबल एविडेंस। इन्होंने पूरे प्रकरण को जो खुद से तैयार किया हुआ है, चाहे वो उसमें मुख्य सचिव ने उस मामले को तैयार करा, एसडी साहब ने उस मामले में को तैयार करा, सीबीआई ने इस मामले को तैयार करा, जिसने इसमें समय रहते हुए अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से इस मामले में सबूत तैयार करे, उसको कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण से लिंक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लिंक होने लायक नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक उससे अरविंद केजरीवाल माननीय आम आदमी पार्टी का लेना देना नहीं था। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ देश के हित के लिए काम कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ नीतीश चौधरी, अदालत का फैसला तो अपनी तरह ठीक है, पर एक सवाल तो जहन में आता है कि अगर आपकी नीति ठीक थी और नीयत ठीक थी, तो जैसे ही मामला आया आपने ये नीति वापस क्यों ली थी? हिमांशु जी, मैं 10 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा, इस बात का भी जवाब दूंगा। हमने उस पूरे पॉलिसी को एक अच्छी नीति के हिसाब से लागू करी थी और उससे सरकार के रेवेन्यू में इजाफा भी हुआ था, जिसको हमने सरकार कोर्ट के समक्ष रखा भी था अपने पक्ष में। और कोर्ट ने भी माना था कि समय से पहले, चूंकि अगर आप जो समय टारगेटेड था उससे पहले इसमें केस हो गए, इंक्वायरी कंडक्ट हो गई और तमाम कोर्ट के प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए, उसके बाद इसके रेवेन्यू पे भी रोक लग गई। और जो ये सवाल बार बार निकल के आता है ना, कहीं हमने इसी सेम पॉलिसी को पंजाब में लागू करी। पंजाब में रेवेन्यू का ग्रोथ है और कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के स्टेट भी इसी पॉलिसी को आज की डेट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये होता है पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच और एक चौथी पास राजा की सोच। वो अपनी राजनीतिक द्वेष के लिए, राजनीतिक इच्छा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये नीतीश जी का कहना है। मुझे आना है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास, पर मैं अजय जी की इजाजत लेते हुए आना चाहता हूं थोड़ा के कानूनी पहलू को समझने के लिए। साहब, ये फैसला हाईकोर्ट में कितनी देर टिकेगा? घंटों में अपील लगाई है सीबीआई ने। आपका जो कानूनी अनुभव है वो क्या कहता है? भविष्यवाणी के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा, भविष्यवक्ता के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा, जोशी के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा, बतौर कानूनविद, जब सीबीआई को इतनी खरी खोटी आज निचली अदालत ने सुनाई है, उससे ऊंची अदालत में अपील की क्या संभावना आप देखते हैं? जी देखिए, सीधा आपके जो सवाल पे जवाब देने से पहले मैं थोड़ा प्रोसीजरल चीजें बताना चाहूंगा। जी, एक तो बहुत क्लियर है इन क्रिमिनल मैटर्स जो टेस्ट होता है, दैट इज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जी, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर हुआ तो एक्विटल होता है। जी, एक्विटल से पहले आता है डिस्चार्ज या चार्ज जो होता है उसके ऊपर आर्गुमेंट्स। अगर डिस्चार्ज होता है तो प्राइमा फेसी कुछ है ही नहीं जी, तो उस हिसाब से इट इज वेरी रेयर कि हाई कोर्ट इसमें कुछ जो है अगेंस्ट ऑर्डर देगा और कोई और डेंट केजरीवाल साहब या सिसोदिया साहब को लगने वाला है। जी, जी, तो आपका मतलब यह है कि सीबीआई को ही डेंट लगने की संभावना ज्यादा है। आज इतनी पिटाई के बाद सीबीआई एक और पिटाई के लिए अदालत और गई है, क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया में बता रहे हैं कि इसमें तो चार्जेस के स्तर पर ही आप अदालत के सामने अपने आप को साबित करने में नाकामयाब रहे, और अब आप हाईकोर्ट से कह रहे हो साहब वहां पे हम कामयाब नहीं हुए, थोड़ा समझो हमारे सबूतों को। ऐसा ये तो मैंने एक पहले भी मेरे साथ कुछ इसी तरह की चर्चा में था, तो मैंने ये बोला था पीएमएलए के केस जो होते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द ट्रेल, वेरी इजी टू चार्ज अ पर्सन, लेकिन उसको उतना ही मुश्किल है उस ट्रेल में डालना। जी, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और दूसरा, यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो उस तरीके का साइंटिफिक और उनमें कुछ ऐसी जो है कि खामियां होती हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है एक्विटल ही होता है। बट इसमें डिस्चार्ज हुआ है तो फाइनली कहीं ना कहीं सीबीआई पे भी डेंट है कि यहां तक कि दे आर वन ऑफ द बिग पॉलिटिशियंस, तो उनको जो है कि उसमें इंप्लीकेट करने से पहले ये समझना चाहिए था कि भाई इनके खिलाफ है क्या, बजाय कि इस तरीके की जो है कि आप
चार्ज तक ले जाएं और चार्ज पे डिस्चार्ज हो जाए। अच्छा, एक पहलू और बताइए, सीबीआई ने केस किया, उस केस को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम लोग ईडी के तौर पर जानते हैं, उसने केस कर दिया धन शोधन मामले का। अब जब सीबीआई का केस ही आज उड़ गया, खारिज हो गया, तो क्या ईडी जो जांच कर रही है, ईडी का जो केस है, स्वमेव निरस्त हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ईडी का जो केस है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। अरविंद केजरीवाल बधाई ले रहे हैं, वो तो ठीक है, पर अभी मिठाई बांटने का समय नहीं आया। सीबीआई से मुक्त हुए हो, अभी ईडी भी जांच कर रही है, ईडी में कुछ और हो सकता है। इसकी कितनी संभावना रही राय जी? देखिए, इसमें भी संभावना कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो दैट इज देयर राइट, तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो तकरीबन यही वहां भी निकल के आने वाला है। नहीं, मेरा जो सवाल था एक बुनियादी तौर पर, तकनीकी तौर पर आपसे समझना है बतौर अधिवक्ता, कि क्या सीबीआई का ही जब केस खत्म हो गया, सीबीआई के केस को ही जब खारिज कर दिया गया, तो क्या ईडी के केस की कोई वैधता है, या इस आधार पर अब ईडी के केस का कोई मामला बनता नहीं, क्योंकि चार्ज फ्रेम करने के स्तर पर ही इस केस को बेबुनियाद अदालत ने ठहरा दिया? अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पर जहां तक जो मनी ट्रेल का सवाल है, वो अगर नहीं प्रूव हुआ है सीबीआई से, तो ये बहुत मुश्किल है वहां पे प्रूव होना। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, अगर आप उसे समझ पाए सर। ईडी अपने आप कोई केस दर्ज नहीं कर सकती, प्राइमा फेसी कोई केस होता है, उसके आधार पर ईडी अपना केस दर्ज करती है। तो जो सीबीआई का अपना केस था, जिसमें उसने अनियमितता का विषय बताया था नीति के संदर्भ में, और उसमें लेन देन की बात कही थी, इसीलिए ईडी उसमें एंटर की थी। जब कोई हेरफेर अदालत के स्तर पर पाया ही नहीं गया केस में, तो लेन देन कहां से आएगा? तो क्या अब ईडी के केस की कोई वैधता है, या ईडी का केस इसी स्तर पर खत्म हो गया, अगर अदालत में जाएंगे तो इस केस को खत्म कर दिया जाएगा? उसके लिए तो जो है कि अलग इन्वेस्टिगेशन और जो चार्जेस होंगे वो अलग से प्रूफ करने होंगे। तो ये कहना अलग से चार्जेस प्रूव करने होंगे, लेकिन मुझे आना है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास। क्या अजय जी, कितने हैरान और कितने परेशान हैं आज आप? जिस अरविंद केजरीवाल ने आपकी 15 साल की सत्ता को ध्वस्त कर दिया था, आपका किला जीता ही नहीं था, आपका किला ढा दिया था। जिस अरविंद केजरीवाल ने बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में निरूपित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वो अरविंद केजरीवाल आज बाइज्जत बरी हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कितने खुश हैं आज आप? डॉक्टर साहब, ना हम हैरान हैं ना परेशान हैं। सच्चाई जो है जनमानस के बीच है कि केजरीवाल साहब को जो आज मिली है राहत, इस राहत की क्रोनोलॉजी जनता देश की समझने की स्थिति में है, और बहुत हद तक अब समझ में आने लगा है। पर एक केस तो दर्ज नहीं कर पाए। सबको पता है कि कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं थी, झूठ का गुब्बारा उन्होंने खड़ा किया था। जब सत्ता में आया तो आज तक कोई कॉमनवेल्थ का कोई गेम का घोटाला नहीं सामने आया। 2G और 3G सरकार भी करती रही, जब सब में बरी हो गए सभी लोग। अभी नेशनल हेराल्ड के मामले में हरियाणा में जो स्थिति आई है कोर्ट में, उनको भी बरी कर दिया। प्रायोजित मीडिया देश की जो है, उसने जो है कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर्मकर्ता किया जाता था। और भाजपा की जहां तक बात करें तो इसे इच्छाधारी नाग की तरह ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, इच्छाधारी नाग है कि जब चाहे अपना रूप बदल सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। सबने देखा जब वो जेल गए, कब गए थे? चुनाव के पूर्व लोकसभा के समय। और केजरीवाल साहब को हम लोगों ने जो है अलायंस में रखा, उनकी मदद की। विधानसभा आते आते भाजपा को लगा कि कैसे जो है केजरीवाल जी को सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अलग रखा जाए, और वो अस्वस्थ हो गया। सच्चाई भी सामने आ गई। एक दिन पहले जब उनका जमानत होता है, उसके एक दिन पहले जेल से जब वो बाहर आते हैं, जेल से पहले जब जेल में होते हैं, उस समय अलायंस हमारा पक्का होता है हरियाणा और दिल्ली में। जेल से उनको जैसे जमानत मिल जाती है
तो उसके बाद में बाहर आकर के घोषणा करते हैं कि हम चुनाव दिल्ली में अलग लड़ें। ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पिछले 1 साल 2 महीने से लपाता है, कहीं कोई दिखते नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि भाई आपको जेल से ही सब तक नहीं छोड़ा है, इस केस से भी मुक्त कर देंगे। सच्चाई यह है, उसी तरह ये जेल के सलाखों में ज्यादा लंबा आप नहीं रह सकते थे, जैसे कि हेमंत शर्मा बिस्वा नहीं रहे, अब तो अजीत पवार रहे ही नहीं, लेकिन सुनेत्रा पवार और अजीत पवार को जिस तरह भाजपा ने मुक्त किया उनके साथ जाने के कारण, और इसी तरह और दिन के साथ मुकुल नायक से सुगंधु अधिकारी तक सबने देखा है कि भाजपा कैसे सीबीआई का अपने हित में उपयोग करती है। मैं दुरुपयोग नहीं कहूँ, कांग्रेस पार्टी को डैमेज करना है। पंजाब और गुजरात में भी चुनाव केजरीवाल जी के साथ अप्रत्यक्ष सहयोगी के रूप में लड़ाना है, इसके लिए ये सारे अंडरस्टैंडिंग किए गए हैं। शराब घोटाले की नहीं, थोड़ा समझता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, मतलब आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की दोष मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ बंद दरवाजे में हुए किसी परस्पर समझौते का नतीजा है। केजरीवाल एक भ्रष्ट राजनेता हैं जो तथाकथित तौर पर अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट आज हासिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ मंशा है अजय जी? ऐसा नहीं है, तो अस्वस्थ हो गया है। तो सारी चीजें क्रोनोलॉजी बता रही है कि कैसे सबूत के अभाव में उनको बरी किया गया जी। क्या इतनी सबूत नहीं थी? यदि सबूत नहीं थी तो जेल कैसे चले गए थे? थोड़ा धीरे गए कोर्ट में, धीरे धीरे क्यों उनके, जब उनको मुक्त किया जा रहा था जेल से, उस समय क्यों सरकार जो है अपना वकील नहीं प्रस्तुत कर पाई, वहां उस केस को नहीं लड़ पाई? इस बयान की तरह से धीरे धीरे एक साल से वो चुप रहे। मोदी जी के विरुद्ध एक आवाज नहीं कहीं आई है। आप 1 साल का आपने अपना चैनल उठा के देखिए, अरविंद केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट हो तो आप पब्लिक डोमेन में लाइए कि वो मोदी जी के विरुद्ध मुखर हो, विरोध के तौर पर खड़े रहे हैं। वही आंदोलन में वो शरीक रहे हो दिल्ली के किसी स्तर में। इंडिया गठबंधन में कैसे उन्होंने स्वयं से पहला व्यक्ति ने जो घोषणा कर दिया कि मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा, ये सारी चीजें थी। ये 2019 शायद थे भाजपा के उनके पीछे आरोप सिंह था, उसको फिर से आ गया आरएसएस से वो करते इंदिरा गेट पर हमने उनके चेहरे चलाकर, और वहां वाले जो रालेगांव वाले सिद्धि वाले जो बाबा थे इनको आगे करके हम लोग का आंदोलन था सरकार को कहीं न कहीं डिफेंड करने का। आगे करके हम लोग का आंदोलन था सरकार को कहीं ना कहीं डिफेम करने का। वो पहले से भी उन्हीं के साथ रहे, बस बीच में वो फन उनका बड़ा हो गया था। एक्चुअली विक्टिम कार्ड खेलने में दोनों हैं महारथ, तो इन्होंने ही वो विक्टिम कार्ड का खेल खेलना शुरू कर दिया था। परिस्थिति बदली, लगा भाजपा को कि ये तो आया था, इसको हमने कहीं ना कहीं इसको सहयोगी। अच्छा अजय उपाध्याय जी, एक बात बताओ, आपने अरविंद केजरीवाल की दोष मुक्ति को भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग का नतीजा बताया कि देखो इसलिए ऐसा हुआ, पर इससे पहले आप हमें बता रहे थे कि देखो 2G में भी हम छूट गए, 4G में भी हम छूट गए, कोल वाले मामले में भी हम छूट गए, वो नेशनल हेराल्ड वाले में भी हम छूट गए। तो ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है ना भाजपा के साथ में। जैसी अंडरस्टैंडिंग केजरीवाल जी की भाजपा के साथ बैठी, वैसी अंडरस्टैंडिंग आपके नेता भी ठीक ठाक बिठा ले रहे हैं ना भाजपा के साथ, क्योंकि छूट तो आप भी रहे, आप नहीं बताया देखो हम यहां भी छूट गए, हम यहां भी छूट गए, और देखो हम यहां भी छूट गए। नहीं 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 नहीं, दो चीजें हैं। वो 2G और इसकी जो बुनियाद रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी? वो जो आंदोलन हुआ था दिल्ली के सड़कों पर, कौन था उसका आर्किटेक्ट? यही अरविंद केजरीवाल थे। मैडम शीला दीक्षित को बदनाम करने की कोशिश किसकी थी? इन्हीं की थी। हम सरकार में थे और हमने केस भी दायर की, सरकार भी बदला और दूसरी सरकार भी आई, और स्पष्ट हो गया यदि कुछ नहीं था तो बाहर हो गए। अभी पी चिदम्बरम जी का आपने देखा है मामला। पी चिदम्बरम जी तमिलनाडु में चुनाव है, उनके केस को जबरदस्ती बेवजह बाहर आगे किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल को गुजरात और पंजाब का नजारा देखकर छोड़ दिया जा रहा है। ये प्रतिशोध की राजनीति जो है भाजपा की, अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं उत्थान और पतन के हिसाब से चलाने। केजरीवाल मुक्त हुए तो ये राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग, और कांग्रेस ही अगर मुक्त हुए तो ये हमारा मेरिट के आधार पर आया हुआ फैसला है। दोनों फैसले मोदी सरकार के दौर के हैं, फिर आकलन अलग अलग क्यों है, विचार का विषय है। संदीप चौधरी जी मेरे साथ में हैं, मदद करेंगे मेरी।
इस फैसले को किसकी जीत किसकी हार के तौर पर देखें संदीप जी? देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके का आज फैसला आया तो उसमें दिल तो सबका हिंदुस्तान का, चाहे पक्ष के या विपक्ष के लोग थे। इवन वत्स जी का भी दिल कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जीत लिया, जिस तरीके से उनके आंसू निकले। और हमारी डिबेट का जो दिल है वो वत्स जी ने जीत लिया। वत्स जी के स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे वो 2 लाइनें याद आ रही थी कि जुल्म के सामने जुबान खोलेगा कौन, अगर पंडित भी नहीं बोलेंगे तो फिर देश में बोलेगा कौन। तो वत्स जी के साथ बहुत सारी डिबेट्स होती हैं और वत्स जी वो इंसान है, चाहे अपना हो या विपक्ष का हो, अगर कहीं कमी और खामी है उसको कहते जरूर है। इतना जिगरा दूसरी राजनीतिक दलों में देखने को कम मिलता है। रही बात आज की जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए हिमांशु जी, हकीकत से आप भी वाकिफ हैं और हकीकत से पक्ष विपक्ष के सभी लोग वाकिफ हैं। ये एक मामला नहीं है, मैं आपको ऐसे कई मामले बता सकता हूं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया चुनावी माहौल बनाने के लिए, जिस तरीके से केजरीवाल और टीम को जेल में डाला गया चुनावी माहौल बनाने के लिए, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया अपने बेनिफिट के लिए, जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रदर्शन किया, उनके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर देशद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई और कोर्ट से दिल्ली पुलिस को फटकार मिली और ये कहा गया वो एफआईआर दिखाई है और पुलिस वो एफआईआर दिखाने से बच रही है क्योंकि कोर्ट ने बोला ये सांकेतिक प्रदर्शन था। ऐसे प्रदर्शन पहले भी पक्ष और विपक्ष करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो केस दर्ज किस बिना पर करती है जो वो केजरीवाल के खिलाफ जाकर के केस दर्ज कर सकती है। जेफरी एप्स्टीन वाला मामला पूरे देश में घूम रहा है, आखिर वो सीबीआई और वो ईडी क्यों सोई हुई है? वो हरदीप पुरी के घर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? वो अनिल अंबानी के घर क्यों नहीं पहुंची? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में सरकार की फजीयत होना तय है। रही बात, केस आपके ऊपर भी दायर किया जा सकता है, केस मेरे ऊपर भी दायर किया जा सकता है, हमें लंबे समय तक जेल में भी रखा जा सकता है। और जब ये केजरीवाल टीम के ऊपर केस हुए थे हिमांशु जी, उससे पहले आपको याद होगा जो ये पीएमएलए का है, इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया था कि जो भी ऐसे लोग होंगे अगर उनके खिलाफ केस दर्ज होता है तो उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा और कोर्ट उनको बेल भी नहीं दे सकता था। तो इस वजह से इन लोगों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और जब कोई व्यक्ति जेल जाता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं, भले ही वो आज दोष मुक्त हो रहे हैं, लेकिन वो जो चुनाव होना था, वो जो दूध में से मक्खन निकलना था, वो मक्खन तो बीजेपी निकाल करके ले गई। अच्छा, वो तो मक्खन निकाल कर ले गई, लेकिन ये अजय उपाध्याय यहां इतने दुखी क्यों हैं, इसके विषय में थोड़ा रोशनी देंगे? भाई, अगर आलोक वस्त थोड़े निराश रहें, आलोक वस्त थोड़े हताश रहें, आलोक वस्त के चेहरे पे थोड़ी मायूसी दिखे तो समझ में आता है ये डॉक्टर अजय उपाध्याय इतने हैरान परेशान क्यों हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का आज बाइज्जत बरी होना पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं पर पाला डाल गया? क्या गुजरात के संदर्भ में कांग्रेस को अब अंधेरा छा गया, इसलिए अजय उपाध्याय इस दोष मुक्ति को सियासी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, जो हमारे साथी हैं उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता किसी भी पार्टी का हो, उनको एक लिमिट के अंदर, एक टाइमलाइन के अंदर बोलना होता है, अपनी बात भी एक लिमिट के अंदर रखनी होती है। और ये बात हम और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान देकर पैदा हुआ, या कहिए कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास गया, जिससे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, तो अब कांग्रेस की यह कोशिश रहती है कि हमारा वोट बैंक किस तरीके से वापस आए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और टीम से हमारा पीछा छूटे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ऐसे कई बार आते हैं, कोई खिलाड़ी नया टीम में आता है, वो आकर के चौके छक्के मारकर चला जाता है, या कईयों ने शतक भी मारा, लेकिन वो उसके बाद गायब हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अपना एक इतिहास है, बहुत स्वर्णिम इतिहास है, बस वो इतिहास लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। जो बीजेपी संदीप चौधरी जी, स्वर्णिम इतिहास को पढ़ते रहने से सुनहरे भविष्य नहीं बनते,
उसके लिए बड़े पराक्रम की जरूरत होती है, बड़े परिश्रम की जरूरत होती है। केवल पढ़ने से अगर भविष्य रच दिए जाते तो कहानी कुछ और होती। बहरहाल मैं आलोक अवस्थी जी के पास डॉक्टर अजय उपाध्याय के आकलन के साथ आना चाहता हूं। आरोप सियासी लाभ के तहत थे, दोष मुक्ति भी सियासी सोच के तहत है। दिल्ली कब्जा नहीं थी, दिल्ली कब्जा ली। पर पंजाब में कांग्रेस ना आ जाए, गुजरात में कांग्रेस कोई कहानी ना बना जाए, तो अब केजरीवाल को खुला छोड़ना जरूरी है। इसलिए एजेंसी उस तरीके से तथ्य और तर्क अदालत में दी ही नहीं जिससे केजरीवाल और उनके साथियों की दोष सिद्धि हो पाती। ऐसे आकलन के साथ हमारे कांग्रेसी मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय कार्यक्रम में मौजूद है। आपकी इस रणनीतिक कुशलता, आपकी इस राजनीतिक कुशलता के संदर्भ में डॉक्टर अजय उपाध्याय ने जो रोशनी दी आलोक जी, उससे आप कितने मुग्ध हैं? क्या हम लोग इतने काबिल हैं? क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, अभी के परिचर्चा में जितने साथी साथ में हैं उसमें संदीप भाई और आप ही लगते हैं कि हम लोग का थोड़ा सा एक लेवल, मतलब एज वाइज थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, और तो भी सब यंग बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इसमें भाजपा का क्या रोल है? हाईकोर्ट ने बरी किया, भाजपा चाहती तो उसको बरी नहीं करना चाहिए था, तो भाजपा इज नोवेयर इन्वॉल्व। नहीं, वो आपको थोड़ा सा व्यक्त करता हूं भाई। क्या है, अब चुनाव है पंजाब में। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक ताकत के तौर पर नहीं है जो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक सके। तो कांग्रेस को रोकना है, तो इसलिए केजरीवाल को स्वतंत्र छोड़ना, आम आदमी पार्टी को स्वतंत्र छोड़ना है। ये डॉक्टर अजय उपाध्याय का आकलन है। डॉक्टर अजय उपाध्याय इतने नए भी नहीं है, बड़े विचारवान प्रवक्ता हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, हम अरसे से उन्हें जानते हैं। उनका यह कहना है कि गुजरात में त्रिकोणीय संघर्ष भाजपा के लिए बड़ा अनुकूल है। आम आदमी पार्टी अगर थोड़ी ताकत के तौर पर विपक्षी वोटों का बंटवारा करेगी तो कांग्रेस की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय के इस आकलन को आप ऐसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं? बस साहब, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय के अंदर जो टीस है जी, उसको भी मैं महसूस कर रहा हूं जी। वो टीस है कि अब केजरीवाल बड़ा हो गया जी, या उसका पब्लिक परसेप्शन बड़ा हो जाएगा जी, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा जी, कि भाई ये चोर नहीं है, चोर 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 कह के अब ये चोर नहीं है। तो उस हिसाब से शायद इनके गठबंधन में वो ना रहे, तो हानि तो इन्हीं को होनी है इस सब चीजों की, चाहे गुजरात हो चाहे पंजाब हो। ये उनको ये टीस सता रही है, ये टीस नहीं सता रही है कि केजरीवाल क्यों बरी हुए। केजरीवाल हमारे पंडोरा बॉक्स से बाहर चले जाएंगे, इस बात का उनको टीस है। और दूसरी चीज आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं और राजनीतिक विश्लेषक संदीप भाई से भी, कि मैंने बचपन से राजनीति को बड़ी क्लोज एंगल से देखा है और उसी माहौल में पला बढ़ा, सब कुछ हुआ, कि मैंने कभी कभी देखा है कि बड़ी बड़ी केसेस अदालत में आती हैं जहां पर टेलीविजन पर दिखाया जाता है 10,000 जोड़ी चप्पलें, 10,000 साड़ियां। वो एक सुखराम थे, उनके घर से नगद बरामद 2-4 करोड़ का या हो या 1.5 करोड़ का, पता नहीं, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ और भी जगह से ऐसी चीजों को देखने मिली। और संदीप भाई कुछ दिनों के बाद वो लड्डू बांट रहे थे कि बरी हो गए। हमको ये समझ में नहीं आया कि जिसके यहां से कॉग्निजेंस, अब वो एक आदमी के यहां से वो बड़ा बड़ा नोट हाईकोर्ट के वकील थे कि जज थे, वकील नहीं थे, बड़ा का बड़ा नोट मिला। और ये सब आपने लड्डू बांटते नजर आया कि भाई ये बरी हो गए अपने केस से। ये मेरा समझ में नहीं आया। ये मैं राजेश राजी से जानना चाहूंगा ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कॉग्निजेंस विद मटेरियल होने के बाद भी आदमी बरी हो जाता है। ये आलोक अवस्थी जी का जो सवाल है ये इस देश की पूरी व्यवस्था पर सवाल है। इसका उत्तर मिल जाए तो देश ही ना सुधर जाए।
और मुझे आना है नीतीश चौरसिया जी के पास, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय की टीस पर ऐसा दबाया है बस सामने कि मुझे डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास ही आना पड़ेगा। क्या हुआ अजय जी? एक विरोधाभास के संदर्भ में क्या कहोगे? जब केजरीवाल जी के संदर्भ में आज फैसला आया और उनके घोर विरोधी भी मानने को तैयार है कि भैया अब तो केजरीवाल जो है ईमानदार कहलाएगा, ये परसेप्शन भी हो गया तो इसका परफेक्शन भी दिखेगा। आप बता रहे हो हम इसमें भी बरी हो गए, इसमें भी बरी हो गए, तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि आप साफ सुथरे हैं। आप खुद भी नहीं बोलते हो कि कांग्रेसी कट्टर ईमानदार होते हैं। इस विरोधाभास में कुछ कहना चाहोगे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? देखिए, केजरीवाल जी के संदर्भ में जो बात हो रही है जी, केजरीवाल जी कितने कट्टर ईमानदार हैं वो तो पब्लिक डोमेन में दिल्ली में आ गया, दिल्ली के फंक्शनिंग में आ गया। किस तरह से झूठ बोलने का उनका एक अपना अंदाज रहा और 5 साल 10 साल तक लगभग लोग जो है भ्रमित रहे, और नेचुरल है कि उनको जो है बाहर करने के पीछे और भी स्थानीय कारण रहे, चुनावी राजनीति में जो होता है। इस केस का जो आकलन किया जा रहा है, इसमें क्या है, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है? सीबीआई की नाकामियों के कारण सबूतों के अभाव में क्या है, सीबीआई यही सीबीआई है जो उनको यदि कहा जाए कि फ्रेम किया चार्ज, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाना पड़ा। हम उस समय भी कहते थे कि सीबीआई जो है बहुत अच्छा नहीं है, आज भी कहते हैं अच्छा नहीं है। अपने अनुरूप जो है कोई संचालन इसका करता है और रिमोट से सीबीआई चल रहा है, वो अपने हिसाब से भाजपा जो है नहीं अजय उपाध्याय थोड़ा सा समझना चाहते हैं, आपका कहने का आशय क्या है? इच्छाधारी नाग की तरह है, जब नहीं जिसको उसको डॉक्टर अजय उपाध्याय थोड़ा मेरे सवाल समझिएगा, आपका कहने का आशय क्या है? सबूत तो थे पर सीबीआई ने अदालत में दिए नहीं, इसलिए केजरीवाल बरी हो गए। एक तो ये आपसे समझना है। दूसरा, आपकी बात से ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी आदमी है। आपने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया गठबंधन है, तो क्या आपका मानना यह है कि भ्रष्टाचारी लोगों को साथ में लेके आपने गठबंधन बनाया भाजपा को पदस्थ करने के लिए, भाजपा को हराने के लिए? मतलब आपको भ्रष्टाचारियों के साथ रहने, राजनीति करने से कोई गुरेज नहीं है। आपकी बात से ये ध्वनित हो रहा है। तो दोनों में जरा आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर मैं चलूं चौरसिया साहब के पास में। देखिए, दिल्ली जी दो बातें आपने कहा कि इस केस के संदर्भ में भाजपा केजरीवाल साहब पर आरोप क्या है, वो सही है या गलत है। आरोप तो कोर्ट चलिए तय करेगा और सबूत के अभाव में वो मुक्त हो रहे हैं। वो भी सबूत किसका, तो सीबीआई ने सबूत प्रोड्यूस नहीं किया है। शराब घोटाले को लेकर के जो तथ्य है वो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, और वो केस भी हम ही लोगों ने दायर किए थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में सबूत को सब्स्टिट्यूट करने का काम जो था वो सीबीआई का था। सच है कि वो उस लेवल पर शुरू में गई, बाद में नहीं गई। क्यों नहीं गई है उसको, उससे प्रश्न होगा। पर यह भी सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन का यह मानना रहा, आज भी मानना है, सीबीआई ऑटोनोमस संस्था है, वो ऑटोनोमस की तरह काम नहीं करता है। दो लोगों के प्रभाव में वो काम करता है और वो जैसे चाहते हैं वो दो लोग उसी हिसाब से वो चलता है। इसी कारण से और भी बहुत सारे केसेस हैं जिन केसों पर जबरदस्ती जो है पॉलिटिकल लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कुछ लोगों की छवि बर्बाद। नहीं, आप दोनों चीजों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह कि क्या आप अरविंद केजरीवाल को एक भ्रष्टाचारी राजनेता मानते हैं? और अगर आप उन्हें भ्रष्टाचारी राजनेता मानते हैं तो अपने गठबंधन में उन्हें ससम्मान शामिल क्यों करते हैं? इस दो विषयों पर आपसे उत्तर चाहिए, फिर मैं नीतीश चौरसिया जी के पास चलूंगा। अजय जी, विनम्र अनुरोध इन दो स्पष्ट सवालों के स्पष्ट उत्तर का। आज स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के हमारे साथी नहीं है। पहली बात, अब उसका कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। दूसरी बात, केस के मेरिट्स को लेकर के हम लोगों ने जरूर प्रश्न बार बार किया है कि केस क्या सीबीआई निष्पक्ष है? यदि वो निष्पक्ष है तो उसको निष्पक्षता के साथ अपने सहयोगियों पर भी काम करना चाहिए था, और जो लोग भाजपा चले गए उसके बाद भी केस में जो है काम करके उसको, यदि वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक भाजपा नहीं गया तब तक वो अपराधी और भ्रष्टाचारी रहता है,
और जाते ही उसके सारे केस बरी हो जाते हैं। सारे केस बरी हो जाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय की दो दलीलें थोड़ी मेरी समझ से परे है। वो बहुत व्यथित है कि अरविंद केजरीवाल आज छूट क्यों गए। उनका मानना यह कि सब कुछ मैनेज हो गया इसीलिए छूट गए, एजेंसियों ने काम ठीक से नहीं किया। और जो हमारा यह सवाल था कि वो भ्रष्टाचारी थे तो आपके गठबंधन का हिस्सा क्यों थे, तो उन्होंने कह दिया आप गठबंधन का हिस्सा नहीं है। केस बाद में आया, गठबंधन का हिस्सा वो पहले थे या केस पहले था फिर भी गठबंधन का हिस्सा थे। हमारी जानकारी ये बोलती है कि केस पहले था, गठबंधन बाद में था। तो एक भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल ये जानते हुए भी कांग्रेस उनके साथ गले मिलने को तैयार थी, ये कमाल की बात है। इसका उत्तर अजय उपाध्याय जी फिर कभी हमें देंगे, पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए नीतीश जी के पास आना चाहता हूं कि अब आगे क्या, अच्छा वकील देखेंगे कि हाईकोर्ट में केस बच जाए, या जनता की अदालत में अब सक्रिय होंगे, जो होना है होता रहे? जनता की अदालत में तो हम सक्रिय हैं और रहेंगे, और इस फैसले से ये तो स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे जितने सवाल उठते थे आज उसको फुल स्टॉप लगा दिया गया। नहीं, कैसे सवाल फुल स्टॉप लग गया? आपने अपने पुराने साथी अजय उपाध्याय की टिप्पणियां नहीं सुनी, मैनेज कर लिया आप, इसलिए छूट गए। भाजपा से कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया आपने, इसलिए एजेंसियों ने वैसे तथ्य नहीं दिए जैसे तथ्य देने थे। सुना नहीं नीतीश जी आपने कितनी गंभीरता से डॉक्टर अजय उपाध्याय ने आपकी इस दोष मुक्ति के संदर्भ में सवाल उठाए? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ी कमजोरी इस भारत देश के लिए सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होती है वहां कांग्रेस सबसे पहले अपना पाला लेके आगे आती है। इन्होंने पूरी न्याय प्रक्रिया पे, न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर दिए, उनके दिए हुए आदेश पर सवाल खड़ा कर दिए जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब तक इस देश में कांग्रेस रहेगी और राहुल गांधी उसको नेतृत्व करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पाना एक बहुत आसानी से पा जाएगी। क्योंकि जब देश में भारतीय जनता पार्टी गिर रही होती है तो ये अपना कपड़ा खोल के पहले पहुंच जाते हैं। मतलब एक मिनट चौरसे, मतलब आपसे कोई उम्मीद ना करें हम लोग। आपने बताया कि जब तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे भाजपा सत्ता में रहेगी। मतलब अगर भाजपा को सत्ता से कोई हटा सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। आपसे उम्मीद ना रखें, इतना तो आपने मान लिया ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी तो आप तो बोले कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे भाजपा सत्ता की खीर खाती रहेगी, तब तक भाजपा ही सरकार बनाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सवालों में घिरेगी वहां ये कपड़े खोल के खड़े हो जाएंगे और फिर सारी चीज अपने ऊपर लेंगे कि भैया ना हमसे सवाल पूछो, आप देश के मुख्य प्रधानमंत्री भाजपा सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी विफलताओं पे सवाल नहीं पूछ सकते, आप हमसे सवाल पूछो। ये है इनकी नीति। और फिर मैं कह रहा हूं आज अरविंद केजरीवाल जी की ये जो आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है ये आने वाले समय के लिए एक भविष्य है भारत की राजनीति में, भारतीय राजनीति में भविष्य है। पर मैं संदीप जी एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। मुझे तो माननीय वत्स साहब के ही सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा था जो वत्स साहब पूछ रहे थे। भैया सबूतों के साथ में भी लोग का मामला बनता है तो भी लोग जो है दोष मुक्त हो जाते हैं। वो सुखराम से लेकर और वो हाईकोर्ट जज के यहां बोरे जलने के संदर्भ में उल्लेख कर रहे थे, उसका उत्तर मिला नहीं। और इधर मुझे जो है डॉक्टर अजय उपाध्याय और चौरसिया जी ने भ्रम में डाल दिया कि भाजपा का सहयोगी है कौन। नीतीश जी बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस भाजपा की सहयोगी, अजय जी बोल रहे हैं कि नीतीश जी की पार्टी भाजपा की सहयोगी। तो संदीप जी अब आखिरी उम्मीद आप ही हो, दोनों सवालों के उत्तर दो ना। लोग सबूतों के बाद भी बरी कैसे हो जाते हैं, यह मासूम सा सवाल था वत्स साहब का। और दूसरा ये उलझन भी सुलझाओ कि भाजपा का असल सहयोगी कौन, कांग्रेस या आप? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो वत्स जी का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे देश में लोग बरी कैसे हो जाते हैं। देखिए बरी हो जाते हैं हमारे देश में क्योंकि गवाह खरीद लिए जाते हैं, गवाह अपनी गवाही से पलट जाते हैं और हमारे देश में जज भी खरीदे जाते हैं। यशवंत वर्मा के घर से किस तरीके से नोट भरे हुए मिले, तो कोई भी फैसला पलटा जा सकता है, कोई भी दोषी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। गवाह खरीद लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। एक उदाहरण नहीं है, अनेक ऐसे उदाहरण है। तो ये तो है। ये दूसरी चीज आ जाती है, जैसे अजय उपाध्याय जी आम आदमी पार्टी को दोषी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दोषी बता रही है।
देखिए आज की जो हमारी डिबेट इस बात पे है कि कोर्ट से बरी हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम 23 लोग बरी हुए, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति है तो खुशी की बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगर आप सच बोलने पे बात करेंगे कि सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, तो उनके सैकड़ों झूठ मैं अभी गिनवा सकता हूं, उनके झूठे वादे गिनवा सकता हूं। और अजय उपाध्याय जी को इस बात पे खुश होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बड़ा मामला नहीं है, वो छोटा है। विधानसभा चुनाव भी हार गए अरविंद केजरीवाल अपना। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी के अंदर एक क्वालिटी है, वो ईमानदार तो है ही, ईमानदार होने के साथ साथ वो सच्चे इंसान भी हैं। वो उस ब्लड से निकल करके आते हैं जहां इंदिरा गांधी का नाम आता है, राजीव गांधी का नाम आता है, पंडित नेहरू का नाम आता है। तो मुझे लगता है कि अजय उपाध्याय जी को खुश होना चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति कहीं फंसा दिया गया था, वो बरी हो रहा है, इससे देश की सरकार के ऊपर भी उंगली उठती है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी उंगली उठती है, प्रधानमंत्री के अंडर में काम करने वाली जो एजेंसियां उनके ऊपर भी उंगली उठती है। और अब दूसरे लोगों पर जब आरोप लगेगा, जिस दिन हिमांशु जी पर कोई आरोप लगाएगा या सीबीआई मेरे घर पहुंचेगी, तो आम आदमी हमारे साथ खड़ा होगा। वो जानते हैं कि किसके कहने पर काम हो रहे हैं। हम लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, मीडिया में रोज डिबेट्स करते हैं। कई ऐसे बड़े लोग हैं मीडिया के जो बड़े बड़े संस्थानों के संपादक होने चाहिए थे, लेकिन आज वो माइक लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। इसका मतलब कोई ताकत ऐसी है जो लोगों को दबा भी रही है, सता भी रही है, उनको बेरोजगार भी कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आज की हमारी बातचीत का निष्कर्ष है, अदालत के एक फैसले ने इस उम्मीद को जगाया है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस देश में लोकतंत्र जिन मजबूत पायों पर है, समय आने पर वो पाए अपनी भूमिका निभाते हैं। एक पाया अदालत है। अदालत ने आज जो लोग सत्ता में हैं उनकी मंशा के विपरीत फैसला दिया है। फैसला सही या गलत इसके संदर्भ में अभी प्रक्रिया चलती रहेगी, पर कम से कम फैसला तो आया, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये समय की गर्त में है, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता राजनेताओं के बीच में बुनियादी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये फैसले अपने प्रतिद्वंदियों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अनावश्यक मामलों में फंसाने की प्रवृत्तियों पर रोक के संदर्भ में नजीर बनेंगे और देश को एक बार फिर हम उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो वस्तुतः संविधान निर्माताओं की मंशा है। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बने। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय